नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। इसके बारे में दीर्घ संधि के बारे में। अब दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ संधि कहाँ से आई है? दीर्घ संधि जो हमें मिला है, दीर्घ संधि किसका टॉपिक होता है? दीर्घ संधि जो भेद होता है, दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है। तो हम पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। चलिए शुरू करते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि पहले आया कहाँ से? दीर्घ संधि जो है, दीर्घ संधि स्वर संधि का पहला भेद है। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि स्वर संधि का। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने स्वर संधि के भेद देखे थे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से जो पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है हमारा यण संधि, तीसरा होता है हमारा गुण संधि, चौथा होता है हमारा वृद्धि संधि, पांचवा होता है हमारा अयादि संधि। तो ये हमने पांचों देखे थे। तो इन पांचों के बारे में हम अभी डिटेल बेसिक मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, बस इनको अब हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि स्वर संधि का कौन सा भेद है। तो अगर इन पांचों में से कोई एक आता है तो आपको क्या करना है कि उस पर टिक करके आना है। अगर उनमें से और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर संधि का कौन सा भेद नहीं है, तो इनमें से जो नहीं होगा वो आपको टिक कर देना है। तो बस यहाँ से यही प्रश्न बनेगा। फिर जो प्रश्न बनेंगे वो आपसे यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो जो स्वर संधि है, वो स्वर संधि अपने आप में काफी लेंदी टॉपिक है, इसलिए मैंने सभी जो इसके भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, तो इन सभी को मैंने अलग अलग डिवाइड करके बताया है, जिस वजह से आपको पढ़ने में आसानी और समझ आपकी अच्छी हो सके इन भेद के बारे में। तो पहला हमारा भेद है वो है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किन्हें कहा जाता है? दीर्घ संधि हम बताते हैं किन्हें कहा जाता है। दीर्घ संधि के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे और दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से और परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमें सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। तो अगर इसमें पहले पॉइंट, अगर कंटेंट से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो अगर यहाँ से देखा जाए दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि के बारे में, तो दीर्घ संधि के बारे में मैंने बताया था कि जहां पर एक जैसे स्वरवर्णों का मेल होगा। तो अगर बात की जाए तो जहां पर, क्या बात की जाए? जहां पर दो सजातीय अर्थात सजातीय का मतलब क्या होता है? मतलब सजातीय का अर्थ होता है, मतलब होता है एक जैसा, मतलब जो एक जैसा हो तो वो क्या कहलाता है? सजातीय कहलाता है। अर्थात एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो, एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो, एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दीर्घ संधि कहा जाता है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, बेसिक बताया था कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ संधि हम उसे कहते हैं जहां पर एक जैसे स्वर वर्णों का मेल होता है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा है कि जहां सजातीय वर्णों के मेल से बड़ा आ, ई, उ और री वर्ण बने, ये 4 वर्ण बने, तो वहां पर क्या आ गई? वहां पर दीर्घ संधि होगी। मतलब जब वर्णों का मेल होगा, जब सजातीय वर्णों का मेल होगा, तो ये कौन कौन से? ये स्वर वर्ण, ये स्वर वर्ण और ये स्वर वर्ण बनेगा, तब जाके वहां पर क्या कहलाएगी? दीर्घ संधि कहलाएगी। तो इसका सजातीय का मतलब, सजातीय वर्णों का मेल मतलब बता रहे हैं कि सजातीय वर्णों के मेल से कैसे बनेगी। तो हमने पिछली क्लास में जब वर्णमाला का टॉपिक पढ़ा था, तो वर्णमाला के टॉपिक में मैंने बताया था कि जो ये होते हैं, ये सारे दीर्घ स्वर हैं। ये सारे कौन से हैं? ये दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ स्वर में से भी कौन से हैं? ये मूल दीर्घ स्वर हैं। मूल दीर्घ स्वर मतलब मूल जो दीर्घ स्वर होते हैं वो बड़ा आ, बड़ी ई और उ और री, मतलब ये सजातीय स्वर है, सजातीय स्वर हैं ये। तो सजातीय स्वर कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनते हैं? कौन कौन से स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं? तो अगर बात की जाए तो बड़ा आ और बड़ा जो छोटा आ और छोटा आ से मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ। और छोटी ई और
छोटी ई से मिलके क्या बनती है, बड़ी ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मिलके क्या बनता है, बड़ा ऊ, और जो री बनती है वो बनती है छोटी, ये जो री आएगी ये बड़ी री यहाँ पे आएगी, तो ये जो री बनती है वो कहाँ से मिलके बनती है, छोटी री और छोटी री मिलके क्या बनती है, बड़ी री। तो अगर जहां पर सजातीय वर्णों का के मेल से ये शब्द बने, जहां पर सजातीय, ये हम उदाहरण में आपको बताएंगे डिटेल में, बस आप इतना ध्यान रखो कि जहां पर सजातीय वर्णों का मेल मतलब एक जैसे वर्णों का मेल होगा और उन वर्णों के मेल से अगर ये वाले वर्ण बन रहे हैं वहां पर, तो वो संधि कौन सी कहलाएगी, दीर्घ संधि कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में पहला जो उदाहरण, जैसे अगर बात की जाए उदाहरण की, तो जैसे यहाँ पर ध्यान से देखना, तो पहले अगर एक उदाहरण हमने लिया, क्या लिया, विद्यालय। कौन सा लिया हमने, विद्यालय। तो विद्यालय को अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब यहां पर कौन से वर्णों का मेल हुआ है, तो अगर देखा जाए तो यहां पर क्या आया है, बड़ा आ, और यहां क्या आया है, कौन सा, यहां आया बड़ा आ। अब यहां से बड़ा आ कैसे आया है, तो अगर इसमें बात की जाए जो विद्या बनता है वो बनता है ये आधा दा और आधा या और बड़ा आ, तो जो इसके साथ स्वर होगा आखिरी, वो आखिरी स्वर कहाँ आएगा, तो आखिरी स्वर वर्ण है, तो वहां पर क्या आएगा, ये आएगा। तो इस विद्या के इस धा में क्या लगा था, ये बड़ा आ स्वर था, तो इस वजह से हमने कौन सा स्वर लिया है, ये जो आखिरी वर्ण होगा संधि में, जो आखिरी वर्ण होगा, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और इस शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, मतलब इस प्रकार से ये, तो इसका आखिरी कहलाएगा, इसका एंड और इसका फर्स्ट कहलाएगा। तो इन दोनों वर्णों के बीच में मेल होगा, इन दोनों, इस पॉइंट और इस पॉइंट। तो इसमें से इस लास्ट में क्या आएगा, इस लास्ट को अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद में हमें बड़ा आ लास्ट में मिलेगा, अगर इसका वर्ण विच्छेद मिलेगा तो शुरू में हमें इसका स्वर ये मिलेगा। तो यहाँ से जो संधि हुई वो संधि क्या हुई, वो बड़ा आ की। तो यहाँ पर एक जैसे स्वर, कौन से, एक जैसे सजातीय स्वरों का, कौन से स्वरों का, सजातीय स्वरों का यहाँ पर क्या हुआ है, सजातीय स्वर का यहाँ पर मेल हुआ है, इस वजह से सजातीय स्वर से हमें क्या मिला है, ये। अब ये मत सोचना आप कि बड़ा आ और बड़ा आ को मिल, अब ये मत सोचना कि बड़ा आ और बड़ा आ को मिला के हो जाएगा, इतने डंडे थोड़ी लगाओगे आप। तो अगर छोटा आ और छोटा आ से मिला के भी बड़ा आ बनता है, और बड़ा आ और बड़ा आ को मिला के भी क्या बनता है, बड़ा आ ही बनता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि इन दोनों में जो बड़ा आ होता है वो छोटा आ और छोटा आ से मिला के भी बड़ा आ बनता है, बड़ा आ और बड़ा आ से मिला के भी बड़ा आ ही बनता है। लेकिन बस बात आपको ये ध्यान रखनी है, हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन ये थी कि जहां पर सजातीय वर्णों का मेल होगा, सजातीय वर्ण कौन से हैं, एक जैसे वर्णों का मेल होगा। तो एक जैसे वर्ण कौन से हैं, एक जैसे वर्ण का ही मेल हो रहा है ना, बड़ा आ है और बड़ा आ है, ये एक जैसे है ना, तो इन दोनों वर्णों का इसमें मेल हुआ है, इस वजह से ये क्या हुआ है, बड़ा आ आया है, और एक जैसा वर्ण हुआ, एक जैसे वर्णों का मेल हुआ है, इस वजह से ये कौन सी संधि कहलाएगी, ये दीर्घ संधि कहलाएगी। दूसरा अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरे उदाहरण की अगर बात की जाए तो दूसरा उदाहरण अगर देखा जाए तो भावार्थ। तो भावार्थ में अगर बात की जाए तो भावार्थ में अगर बात की जाए तो भावार्थ क्या है, भाव प्लस अर्थ। अब यहां पर जो लिया है भाव और अर्थ, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। अब इस शब्द का आखिरी, तो इस शब्द का आखिरी क्या होगा, तो अगर आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा हो तो इसका जो आखिरी होगा वो ये होगा, आ। इसका आखिरी क्या होगा, इसका आखिरी ये आ होगा। तो इसका जो आखिरी वर्ण आया वो कौन सा है, आ आया है। और जो, क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जो इसके साथ जो लगा है भाव अर्थ में, जो भाव अर्थ, तो इसके साथ जो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जितने भी व्यंजन होंगे उन व्यंजनों के साथ हमेशा स्वर होता है। तो इस व्यंजन में से हमने क्या किया, इसका वर्ण विच्छेद किया, तो इसमें से स्वर हमें आखिरी पे मिला। तो हमें इस शब्द का क्या चाहिए था, इस शब्द का आखिरी जो वर्ण होगा वो, आखिरी जो वर्ण होगा वो, तो आखिरी वर्ण क्या था, आ, और इसका जो शुरुआत होता है वो इसका शुरुआत का, तो ये। तो यहाँ से इन दोनों से मिलकर क्या बना, बड़ा आ मिला। तो हमने भाव और अर्थ को जोड़ दिया तो हमें क्या मिला, भाव अर्थ हमें मिला।
तो यहाँ से जाके यहाँ पर भी कौन सी कंडीशन फॉलो हुई, एक जैसे वर्णों का मेल हुआ। कौन से, एक जैसे वर्णों का मेल हुआ, और एक जैसे वर्णों के मेल से हमें बड़ा आ मिला। इस वजह से ये कौन सी संधि कहलाएगी, ये दीर्घ संधि कहलाएगी। एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण में देखिए, तो तीसरा उदाहरण क्या है। तीसरा उदाहरण जैसे दीपावली। तीसरा उदाहरण क्या है हमारा, दीपावली। अब दीपावली में देखें तो दीप, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दीप की आवली, दीप की आवली। तो अगर बात की जाए इस पा में से क्या आएगा, इस हमने बताया कि सभी व्यंजन के साथ स्वर लगा होता है। तो अगर इस पा को अलग अलग करोगे तो ये मिलेगा आपको। इसमें से अगर ये है पूरा स्वर रहित व्यंजन कहलाएगा ये पा, और इसके साथ ये आ, इसमें से क्या अलग किया, आ, तो इसके साथ क्या है, आ आएगा, और इसके साथ क्या लगा है, इसके साथ बड़ा आ, तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो इन दोनों के मिलाने से क्या बनेगा, इन दोनों के मिलाने से बनेगा बड़ा आ। तो बड़ा आ मतलब एक जैसे वर्णों का यहाँ भी मेल हुआ है। कैसे, एक जैसे वर्णों का यहाँ पर मेल हुआ है, तो बड़ा आ आया है। इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ये भी दीर्घ संधि कहलाएगा। चौथा इसका उदाहरण देखते हैं। तो चौथे उदाहरण की अगर बात की जाए तो दयानंद इस शब्द में, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये दयानंद, तो अगर इनको अलग अलग किया जाए तो इनको अलग अलग करोगे तो दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद। तो इसमें से अगर देखा जाए दया में से, इसमें से क्या आएगा, इसमें से आएगा बड़ा आ, क्योंकि के अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, या और बड़ा आ मिलेगा। इसके साथ स्वर क्या है, बड़ा आ स्वर लगा है, तो इसको हमने अलग किया। इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ हमें बड़ा आ मिलेगा। तो अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इनसे हमें क्या मिलेगा, इनसे जोड़ने पे हमें मिलेगा बड़ा आ। तो यहाँ पर एक जैसे वर्णों का यहाँ पर मेल हुआ है, इस वजह से ये कौन सी संधि कहलाएगी, ये जो संधि कहलाएगी वो कहलाएगी दीर्घ संधि। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप सभी को समझ आया होगा।